हेलो फ्रेंड्स। सो हमने इंटरनेशनल रिलेशन फिनिश कर लिया था। नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमी वाला पार्ट जो हमारा पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल का आया है। तो उसमें सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी और उसमें सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें स्टेट फाइनेंसेस है। ठीक है, तो स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किए हैं इस स्कीम के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर कितने ईयर के लिए 2001 से 22 तक के लिए। इस स्कीम के अंदर क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑन 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे। अमाउंट जो है वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ये जो है अमाउंट हम हेल्प करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी पैंडेमिक के कारण नहीं कर पाए हैं वो सब इंक्लूड कर यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए आप लगाते हो, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए लगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, स्पेशली सॉरी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा स्पेशली फॉर पुअर एंड अनस्किल्ड लेबर्स के लिए। हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम 2021-22 के लिए ही लागू की है। नाउ कम टू सोर्सेस ऑफ स्टेट रेवेन्यूज। स्टेट रेवेन्यूज़ के क्या क्या सोर्सेस हैं? तो स्टेट रेवेन्यू के जो सोर्सेस आते हैं वो टैक्स से आते हैं, या तो फिर नॉन टैक्स सोर्सेस होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, उससे आते हैं। तो अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि इनकम पे जो भी टैक्स लगता है वो स्टेट के पास आता है। प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन से पे जो भी टैक्स लगता है वो स्टेट के पास आता है, कमोडिटीज़ और सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, सेंटर जो, और दूसरा क्या है, सेंटर जो टैक्स डिवोल्यूशन करती है। आई होप आपको टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब पता होगा। टैक्स डिवोल्यूशन मतलब ये होता है कि सेंटर जो है कोई चीज़ अगर लेवी कर रही है किसी पे टैक्स, तो वो सेंटर जो है वो शेयर करेगी किसके साथ, स्टेट के साथ से शेयर करेगी, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स डिवोल्यूशन। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में अगर बात करें तो डिविडेंड और प्रॉफिट जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से मिलते हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उन पे जो फीस लगती है वो भी नॉन टैक्स सोर्सेज में आते हैं। अब ग्रांट यूनियन गवर्नमेंट से क्या क्या मिलते हैं? डिजास्टर रिलीफ ग्रांट मिलता है लोकल गवर्नमेंट को, जो भी लोकल बॉडीज़ को ग्रांट मिलता है, और रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट्स मिलते हैं वो सब जो हैं ये ग्रांट मिलते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यूज। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। ऑब्वियसली स्टेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरो किया है, जिसके कारण जो है स्टेट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण वो प्रोडक्टिव चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा भी नहीं पा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर को तो लोन ही नहीं बच रहा है लेने के लिए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ही बोरो कर करके पूरा बैंक जो है वो लेंड नहीं कर पा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, तो जिसके कारण क्राउड आउट इफेक्ट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी अगर उनके पास फंड आ जाएगा तो। डेट सस्टेनेबिलिटी, हाई डेट, अभी क्या है, रिसेंटली पेंडेमिक के टाइम पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट इनएबल है कि अपना रेवेन्यू रेज कर पाए। ठीक है, तो इसलिए डेट को सस्टेन करने के, डेट को मतलब उसको प्रोडक्टिव उसमें एम्प्लॉय करने के लिए सस्टेनेबल प्रोसेस के लिए हमारा फाइनेंस जो है इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू इशूज़ विथ स्टेट फाइनेंसेस। तो इशूज़ क्या क्या है कि अभी टैक्स रेवेन्यू जो सोर्सेस हैं वो अभी शॉर्टफॉल हुए हैं, वो डिक्रीज़ हुए हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी उनमें भी डिक्रीज़ हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट में भी डिक्रीज़ हुआ है। जीएसटी टैक्स कलेक्शन वो भी डिक्रीज़ हुआ है। अभी जो सेंटर जो है शेयर ट्रांसफ़र करती है, सेस और चार्जेस में जो भी लेवी करती है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है तो वो भी अभी डिक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज रिलायंस ऑन बोरोइंग में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब बोरो कर रही हैं अभी पैसे, कि है ही नहीं है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह भी डिक्रीज़ कर दिया है उन्होंने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न किया है कि इतना ज़्यादा पब्लिक डेट राइज होना सही नहीं है। पब्लिक डेट जो है स्टेट्स की अगर बात करें उनका शेयर अभी इंक्रीज हुआ है सिंस 2014 से। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं स्टेट फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले बोरोइंग लिमिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की इंक्रीज़ कर दी है, कि पहले वो सिर्फ 3%
ही बोरो कर सकते हैं, आप 5% बोरो कर सकते हैं। तो आई होप आपको याद होगा जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उनमें उन्होंने बोला था कि स्टेट जो है एस्केप क्लॉज FRBM के अंदर वो कर सकते हैं। अगर मतलब FRBM के अंदर मतलब 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप अगर स्टेट जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड है सारी चीज़ें, कि स्टेट जो है उसके उनका बोरोइंग लिमिट इंक्रीज़ किया जाता है अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वन नेशन वन राशन कार्ड में और एज ऑफ डूइंग बिजनेस में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है, उनमें अगर रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो उनको जो बोरोइंग लिमिट है उनकी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। फिर RBI मेजर्स की अगर बात करें तो RBI ने अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंक्रीज़ कर दी है स्टेट गवर्नमेंट की 36 to 50 डेज़ कर दिया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो होती है कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप उससे विड्रॉ कितना जल्दी कर सकते हो अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फिर वेस और मीन्स एडवांसेस भी इंक्रीज़ कर दिया है। वेस और मीन्स एडवांसेस लिमिट जो है ये जनरली अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर उनके मिसमैच होता है बिटवीन द रेवेन्यू कितना वो हो पा रहे हैं और एक्सपेंडिचर में, तो ये जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस यूज़ कर सकते हैं दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये उसमें भी अभी एनहांस कर दिया है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 80,000 करोड़ रुपीस स्टेट्स को दिया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर एज अ ग्रांट, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेट फाइनेंसेस वाली स्कीम। नाउ कम टू डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो अभी डिबेट हुआ है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। 2020-21 में 9.3% है GDP का फिस्कल डेफिसिट। क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली पैंडेमिक के कारण जो है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ गया है, टैक्स कलेक्शन कम हो गया है, तो जिसके कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो इनकरिंग डेप्ट। इनकरिंग डेप्ट ये होता है कि कैपिटल मार्केट से आप बोरो करो पैसे और उनको इशू करो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स। इंटरनल डेप्ट वो होता है कि आप जो है अपने कंट्री से ही बोरो कर लो, ठीक है, विद इन द कंट्री। और एक्सटर्नल डेप्ट होता है कि आप बाहर से बोरो करो। फिर एक्सपैंडिंग सोर्सेस होता है कि आप गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाते तो जिसके कारण गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हो। फिर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट अगर मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो दो टाइप के मोनेटाइजेशन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में ये तो तय है कि RBI जो है करेंसी प्रिंट करेगी, ठीक है। पर दो टाइप के मोनेटाइजेशन होते हैं, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन एंड डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में RBI क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ करती है। आई होप आपको पता होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ये RBI का एक मॉनेटरी टूल होता है जिसमें का RBI जो है साइमल्टेनियसली सेल करती है GSEC और बाय करती है GSEC फ्रॉम द मार्केट और इन्फ्यूज़ करती है लिक्विडिटी, और जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है मार्केट में तो उसको सक करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के अंदर RBI क्या करेगी? बॉन्ड बाय करेगी कहाँ से? सेकेंडरी मार्केट में, और उसके बाद वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेगी मार्केट में, ठीक है। फिर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की अगर बात करें तो इसमें क्या है? RBI सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी प्रिंट करेगी गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को अकोमोडेट करने के लिए। ये जनरली तब होता है जब गवर्नमेंट जो है प्राइवेटली बॉन्ड इशू कर दे। सेंट्रल बॉन्ड जो है वो सेंट्रल बैंक को दे दे, सेंट्रल बैंक जो है परचेस करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एक्चुअल प्रिंट करा जाता है करेंसी, सिंपली गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है विथ इटसेल्फ थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री। एक्सरसाइज जो है ये हेल्प करेगा कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में इंक्रीज़ होगी। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को हेलीकॉप्टर मनी भी बोला जाता है। याद कर लीजिए क्या बोला जाता है? हेलीकॉप्टर मनी भी बोला जाता है। जब लार्ज सम ऑफ न्यू मनी जो है प्रिंट की जाती है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन और रिसेशन में है तो उस टाइम भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। This is called direct monetization of deficit. Now come to direct monetization deficit जो इंडिया में कैसे हुआ। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन डेफिसिट यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक जो है ऑटोमेटिकली इशू करती थी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर कैश बैलेंस देती थी। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। पर ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है 1997 के तक चला, बट उसके बाद जो है वेस और मीन्स एडवांसेस आ गए जिसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। फिर 1997 से 2006 तक अगर बात की जाए तो RBI जो है
पार्टिसिपेट करती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। मोनेटाइज कैसे करती थी गवर्नमेंट की, वो थ्रू GSEC वगैरह इशू करके। फिर कंप्लीट प्रोहिबिशन हो गया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में, क्योंकि क्या हुआ, FRBM एक्ट आया 2003 का, जिन्होंने बेयर कर दिया कि RBI जो है वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं करेगी। सिंस 2018 अगर बात की जाए तो FRBM एक्ट में अमेंड किया गया, और 2018 अमेंडमेंट एक्ट आया, उन्होंने बोला कि एस्केप क्लॉज आप यूज़ कर सकते हो, जो कि परमिट करता है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। फॉर एग्जांपल एस्केप क्लॉज आप तब यूज़ कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तब यूज़ कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, वॉर हो, नेशनल कैलेमिटी हो, और अगर एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया जिसके आउटपुट और इनकम के कारण, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्केप क्लॉज में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है बोरो कर सकती है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो ये हुआ, FRBM एक्ट को अमेंड करके इनडायरेक्टली जो है उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है परमिट कर दिया। नाउ कम टू रीजंस बिहाइंड डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो सबसे पहले किस लिए ज़रूरी है, तो मोनेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे इस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुए है, जिसके कारण अभी अगर मोनेटाइजेशन करेंगे तो लिक्विडिटी ईजिली अवेलेबल होगी। ऑब्वियसली डिफ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि अभी स्लोडाउन के पैंडमिक के कारण हमारा डिफ्लेशन बढ़ गया है। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। मतलब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन, ठीक है। तो नेगेटिव रेट मतलब इन्फ्लेशन का जो उल्टा, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन, ठीक है। प्रिंटिंग मनी जो है हमें हेल्प करेगी कि मनी जो है मासेस तक रीच कर रहा हो, ठीक है, ड्यू टू हायर स्पेंडिंग, और ये इंटर्न डिमांड इंक्रीज करेगी जो हमारे पीपल्स हैं उनकी, और उसके बाद इंटर्न वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे विदाउट इंक्रीज having increase in prices. Maintaining financial stability, obviously इकोनॉमी में अगर वो हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हमारे इंक्रीज रहेंगे, लो रहेंगे, ठीक है। इन्फ्यूज लिक्विडिटी फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो। प्रिंटिंग मनी जो है वो एनफ मनी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाएगी, जिसके कारण हमारे इंटरेस्ट लोन जो है वो कम रहेंगे। फिर आते हैं कंसर्न्स रिगार्डिंग डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली परचेसिंग हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, और क्रेडिबिलिटी जो है RBI की वो एरोड होगी, क्योंकि जनरली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी अभी तक ये था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग थी। अब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से डिसाइड हो गई, अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है तो RBI जो है ये सब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन होगा। फिस्कल प्रूडेंस को हर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी FRBM के एक्ट के अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन एक हमारा टारगेट है, बट अगर ऐसे ही डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करते रहेंगे तो हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिस्कल डोमिनेंस की अगर बात करें तो ये अफेक्ट करेगा सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस को भी, इंक्रीज करेगा लिक्विडिटी, इनएविटेबली इंक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे बैंक के पास जो है कम पैसा बचेगा, इंटर्न वो NPAs में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ऑब्वियसली परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वैल्यू जो है करेंसी की, हमारे रुपीज़ की वो कम होगी, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा करेंसी का, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ इन इंडिया, ठीक है। नाउ कम टू ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने बोला है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आप लेवी करो, कितना 15%, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, तो आपको पता होगा बहुत सारी MNCs हैं, फॉर एग्जांपल गूगल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, तो ये सब बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पर इनका हेडक्वार्टर कहीं और होने के कारण ये जो है हमारे कंट्रीज़ में जहाँ पे वो बिज़नेस करते हैं वहाँ पे वो टैक्स नहीं पे करते, बिकॉज लो टैक्स जुरिडिक्शन में इनका जो चीज़ें रहता है वो इनका जो हेडक्वार्टर रहता है वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये जो है इनटैंजिबल सोर्सेस में भी इन टैक्स नहीं पे करती हमारे उन कंट्रीज़ को जहाँ पे वो बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो गवर्नमेंट हैव लॉन्ग ग्रैपल्ड विद चैलेंज ऑफ टैक्सिंग ग्लोबल कंपनीज। सच कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं बट बहुत लिटिल टैक्स पे करती हैं, बिकॉज इनका ऑफिसेज जो है कहाँ पे सेटअप रहता है, लो टैक्स जुरिडिक्शन कंट्रीज़ में, ठीक है।
तो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स वो होता है, वो एडिशनल टैक्स होता है उन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज पे जो कि पोटेंशियली अगर हमारे कंट्री में बिजनेस कर रही हैं, हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड कर रही हैं, तो हमारी कंट्री को ही टैक्स दे। दैट इज ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। तो ये क्या होता है, एडिशनल टैक्स लार्ज कंपनीज, लार्ज एमएनसीज पे लगाया जाता है कि वो जो है टैक्सेस वहाँ पे करें जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज सोल्ड कर रही हैं, रिगार्डलेस उनका ऑफिस कहाँ है, फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है, ये जो है इनके अलावा। ठीक है, ये क्या करेंगे, लो एडवांटेज देंगे जो लो टैक्स प्लेसेस हैं एंड प्रेशर करेंगे कंट्रीज़ को कि आप ग्लोबल नॉर्म फॉलो करो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। नाउ लेट्स कम टू हाउ ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स वर्क्स। कंपनी अगर हेडक्वार्टर, लेट से कंपनी ए का मतलब कंपनी का हेडक्वार्टर कंट्री ए में है, बट कंट्री बी में जो है जहाँ पे रेट 11% है वहाँ पे वो टैक्स नहीं पे कर रही है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट क्या होता है, 15% है। तो कंट्री ए क्या करेगी, टॉपअप करेगी और उन दोनों का डिफरेंस निकालेगी, 15 और 11 का 4% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनीज को। तो डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज बी रेट एंड ग्लोबल मिनिमम रेट, तो दैट इज़ 4% उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अदर सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ द G7, कैरबिस बे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, G7। तो G7 टू सिक्योर अ फर्दर 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस उन्होंने सिक्योर किए हैं। उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप, आई होप आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम पे। ठीक है, और ये किसका इनिशिएटिव है, G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। ठीक है, नाउ कम टू पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इंडिया जो है अभी डोमेस्टिक रेट जो है इसको ऑब्वियसली ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने अभी जनरली अनाउंस कर दिया कि कॉर्पोरेट रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज़ पे कितना 22% डिक्रीज़ करके कर दिया है, और न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो बनेंगी उन पर 15% कर दिया है। ठीक है, ये क्या करेगा, टैक्स इरोजन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग जो OECD और G7 कंट्रीज़ का है उनको उनमें हेल्प करेगा। ठीक है, और इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो होता है जहाँ पे दो या तीन कंट्रीज़ आके एक टैक्स एग्रीमेंट साइन करती हैं कि टैक्स इवेजन जो है वो कम हो सके और टैक्स इरोजन कम हो सके। ठीक है, तो टैक्स लॉस इनकर्ड बाय इंडिया, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है। नाउ लेट्स कम टू नीड फॉर ग्लोबल मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग करेगा बिटवीन द कंट्रीज। टैक्स हेवेंस चेक करेगा, जो भी टैक्स एवेजन हो रहे हैं उनको चेक करेगा, इलीगल जो भी इलीगल ड्यूज है उनको चेक करेगा। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू हमको मिलेगा पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है इन सब चीज़ों से कि जो भी टैक्स नहीं देती हैं कंपनीज। ठीक है, तो इसलिए एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, तो गवर्नमेंट जो है प्रोडक्टिव एसेट्स में उसको यूज़ कर पाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और MNC जो हमारी ग्लोबल डिजिटल MNCs हैं उनको अलाउ करेंगे कि वो जो है अपना प्रॉफिट जो है वहीं पर दे। ठीक है, नाउ कम टू ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है एंड OECD, तो अंडर OECD और G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग 139 कंट्रीज़ ने अभी कोलैबोरेट किया है टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज, जिसमें वो टैक्स ठीक है जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं गैप्स और मिसमैच जो टैक्स पेइंग में हो रहा है उसको जो है डिक्रीज़ करते हैं। बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी है जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस यूज़ करती हैं कि वो जो है टैक्स रूल्स इतना अच्छा बना सके कि जो कंट्रीज़ हैं टैक्स एरोजन ना कर पाए। ठीक है, फिर OECD G20 का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है BEPS में, इज़ वर्किंग टू इम्प्रूव द कोहेरेंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल्स एंड इंश्योर अ मोर ट्रांसपेरेंट टैक्स एनवायरमेंट एंड एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अभी 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्विट्ज़रलैंड, चाइना और इंडिया, इन सब ने 2 पिलर प्लान इम्प्लीमेंट किया है फॉर टैक्सेशन के लिए। तो पिलर 1 में क्या है, जो लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं इंक्लूडिंग डिजिटल कंपनीज़ की अगर बात कर रहे हैं, तो वो जो है कंपनी वो वहाँ पे टैक्स पे करेंगी जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं और जहाँ प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। ठीक है,
कहाँ पे टैक्स पे करेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, जहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। और पिलर 2 की बात करें तो लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस जो हैं वो एटलीस्ट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कितना पे करेंगी, 15% पे करेंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। नाउ कम टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी थ्रेशोल्ड सेटअप किया है फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब होता है वो मतलब कहीं पर प्रेजेंस है इकोनॉमी में, मतलब वो बिजनेस कर रही हैं। तो अभी नोटिफाइड थ्रेशोल्ड क्या किया है कि नॉन रेसिडेंट्स जो हैं जिनका रेवेन्यू 2 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रॉपर्टी विथ एनी पर्सन इन इंडिया, और अगर यूजर्स थ्रेशोल्ड की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं तो उनको बोला गया है सिस्टमेटिकली इकोनॉमिक प्रेजेंस। इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी और जिसको गूगल टैक्स भी बोला जाता है वो उन नॉन रेसिडेंट कंपनीज पे लगाई है जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इंडिया पे यूज़ कर रहे हैं, जिनका यूज़ कर रहे हैं पर उनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नहीं है, जिनका इनकम जो है 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। अब ये कितना है इक्वलाइजेशन लेवी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है PT 365 की अपडेटेड पार्ट जो 1 आई थी, ठीक है। इन्होंने अभी ई कॉमर्स सेक्टर के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, 2% लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। और SEP जो है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, फाइनेंस एक्ट 2008 में कि इनकम जो है नॉन रेसिडेंट का उनको भी कवर किया जाए इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो थ्रेशोल्ड रेस किया है। नाउ कम टू बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन में आ जाते हैं। तो RBI ने अभी न्यू रेगुलेटरी रिजीम फॉलो करी है फॉर माइक्रो फाइनेंस विथ यूनिफॉर्म सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर ऑल लेंडर्स। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, माइक्रो फाइनेंस वो होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, फाइनेंस मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इज़ अ फॉर्म, ठीक है, वो फॉर्म होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का जहाँ पे बहुत छोटा लोन, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन जो है और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है पुअर पीपल को प्रोवाइड की जाती हैं, लो इनकम हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जाती हैं जो जनरली पॉवर्टी में रहते हैं। तो कोर फीचर्स क्या है माइक्रो फाइनेंस के, लेंडिंग टू स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, लेंडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स और बिना कोलेट्रल के लोन्स देते हैं, ठीक है, लो इनकम ग्रुप्स को देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी होती है रीपेमेंट की। तो माइक्रो फाइनेंस जो डिलीवर कौन करते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो NBFC रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया में बात की जाए तो इंडिया जो है इंडिया इन्वॉल्व्स इज पब्लिक सेक्टर नेटवर्क अनपैरेलल्ड जियोग्राफिकल स्प्रेड है, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs और बैंक में बहुत अच्छा लिंक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फॉर्म्ड और नर्चर NGO ने किया था ओनली आफ्टर अकम्प्लिशिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है वो नाबार्ड ने लॉन्च किया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट है, याद रख लीजिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट है। तो माइक्रो फाइनेंस एक्सपेरिमेंट जो है इंडिया में नाबार्ड परफॉर्म करते हैं और पैरेलल बैंकिंग, ये रैदर देन पैरेलल बैंकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है जो माइक्रो फाइनेंस का वो क्या है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना, एसेट क्रिएट करना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ओवरव्यू एंड बैकग्राउंड। तो इंडिया का माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है वो बहुत फिनोमिनल ग्रोथ पे है अभी पास्ट 2 डिकेड से। करेंटली वो सर्व कर रहा है 102 मिलियन अकाउंट्स को। ये सेक्टर ग्रीव हो रहा है पर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस हुआ था 2010 में। तो अगर हम बात करें, RBI ने YH मलेगाम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो माइक्रो फाइनेंस के जो भी इश्यूज़ हैं उनको देखेगी। रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन सिर्फ ये YH मलेगाम कमेटी की रिकमेंडेशंस जो हैं RBI ने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये सिर्फ NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में ही यूज़ होंगे। NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होनी चाहिए और मिनिमम नेट ओन फंड जो है 5 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम 85% उसका नेट एसेट्स होना चाहिए एज अ क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है। और ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल होगा। RBI ने देयरफॉर नाउ प्रपोजिंग, अब वो प्रपोज कर रहे हैं कि सिंगल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रेगुलेशंस बनाएंगे सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए RBI की, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो आपको मैं ये बता दूं कि इस नो नीड टू वरी अबाउट दीज सम जो भी ये सब दिए हुए हैं, मतलब
जो भी न्यूमेरिकल्स नंबर्स दिए हुए हैं, बिकॉज वो जनरली नहीं पूछा जाता, बट आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पे मैं आपको बता देती हूँ चीज़ें कैसे आपको पढ़ना है। तो अगर डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोरोवर की बात की जाए तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर जो है आइडेंटिफाई कैसे होंगे, एनुअल हाउस होल्ड जिनकी रूरल अगर पॉपुलेशन है जिनकी इनकम 1,25,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रही है, और अर्बन की अगर बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो ये पहले रूरल और अर्बन, अब ये जो है क्राइटेरिया सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल होगा, सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। लिमिट ऑन हाउस होल्ड इंडेप्टनेस, पहले क्या था कि 1,25,000 लिमिट थी कि उनका बोरोवर इतना ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट अभी जो है लिमिट जो है वो किससे लिंक किया है, डेट इनकम रेशियो से। उन्होंने बोला कि जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी ईएमआई जो है, जो भी हाउस होल्ड को दे रहे हैं, तो हाउस होल्ड की जो ईएमआई है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी इनकम के, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसमें था कि टोटल इंडेटनेस जो है 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी जो है डेट इनकम रेशियो से लिंक्ड होगा, और इनका जिनको इनकी ईएमआई है वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। नेचर ऑफ लोन्स की अगर बात करें तो कोलेटरल फ्री लोन्स देंगे विदाउट एनी रीपेमेंट। यहाँ पे भी कोलेटरल फ्री लोन्स जो है सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लिमिट ऑन नंबर ऑफ लोन्स और ये सब, तो ये सब विड्रॉ कर दिया है, अभी कोई लिमिट नहीं है। पहले थी लिमिट जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, पर अब कोई लिमिट नहीं है। रीपेमेंट पीरियोडिसिटी, यहाँ पे था कि वो जो है रीपेमेंट कब करते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली इंस्टॉलमेंट में, पर अभी जो है उनको अप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो रिपेमेंट कभी भी कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ माइक्रो लोन्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग अगर जो है अभी जो चल रहा है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज होता था, पर अभी कोई भी इंटरेस्ट रेट, कोई भी सीलिंग नहीं है ऐसा कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब नहीं है। एग्जेम्पशन टू नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज, एग्जेम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट टू दोज नॉन फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो इतना समथिंग कमा रही हैं, ठीक है, और इनको जो है नॉन फॉर प्रॉफिट यहाँ पे भी जो है क्राइटेरिया जो है चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। नाउ लेट्स कम टू आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। तो आपको पता होगा आरबीआई जो है बहुत ज़्यादा एसेट्स वगैरह क्रिएट करती है, तो उसके पास सरप्लस बहुत रहता है, तो उनको जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आरबीआई जनरेट कैसे करती है सरप्लस, तो ऑब्वियसली 4-5 सोर्सेस हैं। डोमेस्टिक सोर्सेज पे जो रिटर्न आता है, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वगैरह यूज़ करती है आरबीआई, तो उस पर जो रिटर्न होता है वो उनका इनकम होता है। अदर इनकम जो डोमेस्टिक सोर्सेज से आता है जैसे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है, और इन सब से फॉरेन सोर्सेज से जो भी रिटर्न आता है, और अदर इनकम जो फॉरेन सोर्सेज आती है, तो दिस इज कॉल्ड इनकम ऑफ आरबीआई। अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर आरबीआई के जो होते हैं, सबसे पहला प्रोविजनिंग ऑफ रूल्स, मतलब प्रोविजनिंग ऑफ रूल्स मतलब होता है कि आरबीआई के 4 अकाउंट होते हैं, जिसमें से कंटिजेंसी फंड होता है और एसेट डेवलपमेंट फंड होता है। उसमें आरबीआई जो है सबसे लार्जेस्ट शेयर रखती है अपने सरप्लस का। तो कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ये सेकेंड बिगेस्ट फंड है। जो कंटिजेंसीज आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस और इन सब में, उनको सॉल्व करने के लिए ये जो है फंड होता है। आरबीआई के लार्जेस्ट प्रॉफिट जो है कंटिजेंसी फंड में जाता है, और फिर एसेट डेवलपमेंट फंड में जाता है, जो कि एसेट क्रिएशन और इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एक्सपेंडिचर जो है आरबीआई का प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में लगता है, जो भी आरबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को देती है पैसा, और कमीशंस जो देती है बैंक्स को, ये सब चीज़ें जो हैं आरबीआई के एक्सपेंडिचर है। तो आरबीआई कैसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है, तो आरबीआई सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंदर जो है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है सरप्लस। बहुत सारी कमिटीज़ बनी इससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वी सुब्रमण्यम कमेटी, ऊषा थोराट कमेटी, वाई.एच. मलेगाम एंड बिमल जलन कमेटी, ये सब कमिटीज़ बनी। पहले जो था, अभी मैंने बता दिया था आपको कि कंटिजेंसी फंड में और एसेट डेवलपमेंट फंड में आरबीआई जो है मेजर चंक ट्रांसफ़र करती थी, बट अभी क्या है, आफ्टर द मलेगाम कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप ट्रांसफ़र जो है अपने उस एसेट्स में मत करिए, आप जो भी सरप्लस ट्रांसफ़र है उसको आप वहाँ पे करिए, कहाँ पे, गवर्नमेंट को दीजिए। तो लेटर क्या हुआ, बिमल जलन कमेटी आई, उन्होंने रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क निकाला। उन्होंने बोला कि सरप्लस जो है आरबीआई का वो दो चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए। पहला है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है इकोनॉमिक कैपिटल। रियलाइज्ड इक्विटी जो है एसेंशियली एग्जिस्टिंग अमाउंट इन कंटिजेंसी फंड में ही होता है। रियलाइज्ड इक्विटी का जो रेंज होता है 5.5% से 6.5 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आरबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सरप्लस गवर्नमेंट को। और इकोनॉमिक कैपिटल में भी जो रेंज है वो 20 to 24.5% है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आरबीआई जो है ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट को, ठीक है।
तो अभी गवर्नमेंट अभी जो है आरबीआई का सरप्लस क्यों इंक्रीज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रोविजंस उसने लोअर कर दिए हैं, कंटिजेंसी फंड और इन सब में कम पैसे उन्होंने से सरप्लस रखा है, तो इसके कारण उनका सरप्लस ट्रांसफ़र इनका सरप्लस बढ़ा है। आरबीआई जो है अपना जो सरप्लस वो कहाँ से पाती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से और फॉरेक्स रिजर्व उनका राइज हो रहा है इसके कारण, और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के कारण। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं, ये जनरली बैंकिंग सिस्टम में कैश बढ़ाने के लिए होता है फॉर ऑन लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र। नाउ कम टू पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी ने अभी टेक्निकल ग्रुप की जो रिपोर्ट थी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको अभी पब्लिक किया है कि पब्लिक जो है उसको देखे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो होता है एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस को और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती हैं कि वो सोशल पर्पज़ के लिए फ़ंड रेज कर सके। एट प्रेजेंट जो था अभी जो सोशल सेक्टर के लिए फंड रेज होता था वो CSR इनिशिएटिव से होता था, बट अभी जो है इसके आने के बाद सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो जो है बाय कर सकती हैं बॉन्ड फ्रॉम द लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हेल्प करेगा हमको सोशल और एनवायरमेंटल मिशन को प्रिजर्व करने में और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मिटिगेट करने में। बहुत सारी जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वो भी यूज़ करती हैं इसको। ठीक है, नाउ कम टू की रिकमेंडेशन ऑफ टेक्निकल ग्रुप। तो कॉरपोरेट, फाउंडेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, याद रखिए, उससे वो फंड रेज नहीं करेंगे। सिर्फ फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वही उन्हीं को अलाउड है कि वो रेज कर सकते हैं। बहुत सारे वेराइटी ऑफ उससे रेज कर सकते हैं, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग फंड जो है फॉर सोशल सिक्योरिटी एंटरप्राइजेस, लिस्ट ऑफ ब्रॉड एक्टिविटीज़ जो हैं, जो भी नीति आयोग ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बताए हैं, उन सब चीज़ों पे आप सोशल सेक्टर्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे मनी बाय, जो भी इम्पैक्ट यूजर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और वो कैपिटल रेज करेंगे सोशल एंटरप्राइजेस से। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो वो जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेफरेबली लिस्ट होंगी सिक्योरिटी टाइप में, उसके बाद वो इशू करेंगी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ में, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ कम टू लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है 7.11% हो गया है इंडिया का, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ ILO। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा बढ़ क्यों रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ एजुकेशन जो है लैक ऑफ स्किल्स हैं, लोग ज़्यादा स्किल नहीं है बिकॉज ऑफ एजुकेशन उनका सही नहीं है। सोशल नॉर्म्स के कारण वुमेंस को नहीं बोला जाता कि वो पार्टिसिपेट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है इनएडिक्वेट है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की जीरो होती है। ठीक है, लेस फोकस है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे लाइक टेक्सटाइल, लेदर और इन सब पे कम फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है। अब मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट ने लिए हैं अभी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर आता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है और फीमेल जनधन अकाउंट होल्डर्स की जो पैसे हैं वो भी इंक्रीज़ कर दिया है, ₹500 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। मनरेगा का एलोकेशंस भी इंक्रीज़ कर दिया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर भी फोकस ज़्यादा किया है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर 50% कर दिया है, पहले 25% था। फिर पेंशन फंड, टैक्स सपोर्ट और क्रेडिट, तो पेंशन फंड और टैक्स सपोर्ट EPFO के एम्प्लॉयज़ को भी दिया गया है, EPFO में जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उनसे। रिलीफ मेजर्स जो है बहुत सारे स्टेट ने लिए हैं। ऑनलाइन पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वगैरह भी लॉन्च किए हैं, जैसे नेशनल कैरियर सर्विस है जो कि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है और वो अभी अलाउ कर दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑप्शंस उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। ऑल जॉब फेयर्स एंड इवेंट्स हैव मूव्ड, सारी जॉब फेयर्स और इवेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन मूव कर दिए हैं और बहुत सारे जॉब सीकर्स जो हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी जॉब की सीकर्स हैं उनको। द क्रिएशन ऑफ वीडियो प्रोफाइल एंड ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग, ऑल ऑफ विच जो है वो फ्री ऑफ चार्ज होगा। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमी सेक्शन। आई विल स्टार्ट विद एग्रीकल्चर टुमारो। थैंक यू सो मच।